रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 24। तेजस वॉशरूम के बाहर आता है। उसने देखा कि इस वक्त आशी के खिड़की के पास अपने दोनों हाथ को बांधे हुए खड़ी है। वो ऊपर चांद की तरफ देख रही होती है। वो टॉवल को बेड में फेंकता है और आशी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। आशी को अपने पेट पर मजबूत हाथों की पकड़ महसूस होती है। वो वैसे ही खड़ी रही। तेजस ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर उससे पूछा, क्या बात है, इतनी शांति क्यों खड़ी हो? पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रही हूँ। कितना पेनफुल था वो, जब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें गोली लगी है और तुम इस दुनिया में, तुम्हें पता है मैं कैसे, वो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? तेजस ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर धीरे धीरे चलाते हुए कहा, बहुत डर गई थी तुम, मुझे मिस कर रही थी। उसकी इस छुअन से आशी ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घूम गई उसकी तरफ। उसने झटके से अपना चेहरा तेजस के सीने पर रखा और वो जोर जोर से रोने लगी। अचानक से आशी के ऐसा करने से तेजस को हैरान हो गया। आशी ने कहा, बहुत बहुत मिस किया तुम्हें। एक एक दिन तुम्हारे बगैर मैंने कैसे काटा है वो मैं ही जानती हूँ। तेजस, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर मेरा अब अपनी लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तेजस उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथों की पकड़ बनाता है और उससे और कसकर अपने और करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक कर ईद इस वक्त खड़े हुए थे। तेजस ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, शू, अब चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, देखो तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारी करीब हूं। तेजस प्लीज अब मुझे छोड़कर कभी भी कहीं पर भी मत जाना। तेजस ने कहा, नहीं जाऊंगा, वादा करता हूं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। उसने आगे कहा, मैंने भैया को क्या कुछ नहीं कहा, कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। मेरे भैया हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं और मैं पता नहीं उन्हें गुस्से में क्या क्या बोल गई। उनसे सवाल किया मैंने, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तेजस ने आशी को अपने से अलग किया तो उसने देखा इस वक्त आशी की आंखों में आंसू थे। उसने उसका चेहरा थामते हुए कहा, मुझे भी पता है कि तुम अपने भैया से कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं मैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। अपने कहे के शब्दों से, तेजस, डैड ने मुझे मना किया था कि मैं भैया से कोई सवाल ना करूं वरना हमारे रिश्ते के बीच पहले जैसी बात नहीं रहेगी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। गई गुस्से में मैंने भैया को बहुत कुछ कहा। मैं बहुत बुरी बहन हूं। भैया ने तो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, मेरे बारे में सोचते रहे। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने भैया इतनी तकलीफ में थे और मैंने उनकी तकलीफ है और बढ़ा दी। तेजस ने उसे समझाते हुए कहा, आशी तुम उस वक्त तुम दुखी थी, परेशान थी, इसीलिए तुमने ऐसा दिया किया था। मैं जानता हूं तभी तुमने वो सब कहा, वरना तुम अपने भैया से वो बातें कभी नहीं कहती। अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे भैया के लिए कोई भी गलत सोच होती, गुस्सा होता या नफरत होती, तुम राका से अपने भाई के लिए वो सब बातें इतने विश्वास से नहीं कहती कि तुम्हारे भैया तुम्हें बचाने आएंगे। तुम्हें तुम्हारे भैया पर तब भी विश्वास था। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, लेकिन भैया को तो तकलीफ दे दी ना मैंने। मेरे कहे शब्दों से उन्हें दुख तो पहुंचाना, भले ही मुझे मेरी गलती का एहसास बाद में हो गया था, पर उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आशी, उस वक्त तुम भी तो तकलीफ में थी ना। तुम्हारा भाई तुम्हारी सिचुएशन को समझता है, तुमसे नाराज नहीं होंगे। तेजस ने अब थोड़ा सा सीरियस होते हुए उससे कहा, आशी तुम्हें पता है जब तुम्हारे भाई ने मुझे गोली मारी और मैं समुद्र में गिर गया, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था कि काश मेरे आखिरी पल में मैं तुम्हें देख पाता। सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। मन में एक बेचैनी भी थी कि शायद तुमसे तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारी दिल का हाल जाने बगैर ही मैं चला जाऊंगा। एक बार तुम्हारे मुंह से भी वही सब सुनना चाहता था जो मैं फील करता हूं तुम्हारे लिए। जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है। आशी इस वक्त उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। पता है तुम्हें, इतने दिन तक मैं तुमसे गुस्सा था कि तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं, सिर्फ अपने भाई से प्यार है, उनके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने ये जाना कि तुम्हारी जिंदगी में भी मेरी एक अहमियत है। मेरे लिए तुमने अपने भाई पर गुस्सा किया। ये भी जानता हूं कि तुमने उनसे जो कुछ भी कहा उसके बाद से तुम्हें कितनी तकलीफ है। इसके लिए मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन आज मन में एक अलग सी खुशी है, ये जानकर कि मेरे होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है। मेरी यहाँ पर नहीं होने से तुम्हें मेरी कमी का एहसास था, तुम्हें मुझे खोने का दुख था। आशी के चेहरे के करीब जाता है और अपनी नाक उसकी नाक से टच करते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहता है, आशी अब तो कह दो अपने मन की बात, जो तुम फील करती हो। अब तो तुम अपनी फीलिंग को नकार भी नहीं सकती। ये जो तुम्हारे मन में मुझे खोने का डर था और अभी मैं जो एहसास तुम्हारे अंदर महसूस कर सकता हूँ, आज तो उन एहसासों को नाम दे दो।
तेजस की सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आशी की सांसें बहुत तेज चल रही थी। आज प्लीज अपने दिल की बात कह दो कि जो मैं तुम्हें पहले दिन से तुम्हें देखकर महसूस कर रहा हूं अब वो तुम भी मेरे लिए महसूस करने लगी हो। हमारे बीच जो भी है वो सिर्फ शादी की वजह से नहीं है, तुम नाम की वजह से रिश्ता नहीं निभा रही हो। बोलो ना आशी। तेजस उसकी कमर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब करते हुए कहता है। आशी बस उसकी आंखों में ही देख रही थी। आशी ने आगे बढ़कर अपने तेजस के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसने अपना हाथ तेजस के सर के पीछे लगाते हुए वो उसे डीप किस करने लगी। तेजस भी उसे किस कर रहा था। कुछ दिन हो तुम एक दूसरे से अलग होते हैं, आशी ने उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा। मेरे अंदर जो एहसास है तुम्हारे लिए, हाँ ये सच है कि वो शादी की वजह से नहीं है। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करने लगी हूँ। हाँ मैंने पहले तुमसे प्यार नहीं किया था, इसीलिए कभी कहा भी नहीं, लेकिन आज के दिन आई लव यू आई लव यू आई लव यू तेजस। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इसीलिए अब अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर इमेजिन नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर तेजस ने एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू आशी। जानता हूँ पिछले कुछ दिन से मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था आशी। तेजस झुककर अपने होंठ आशी के कंधे पर रखकर उसे किस करने लगता है। आशिकों से और टाइपिंग कर लेती है। टीचर्स उसके गले में किस कर रहा होता है और आशी उसकी पीठ पर अपने हाथ को फिरा रही होती है। अचानक ही आशी को कुछ याद आता है और वह से अलग हो जाती है। तेजस ने उसको ऐसा करते हुए जब देखा तो कहा, क्या हो गया आशी? तेजस अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें गोली लगी है, तुम्हारे कंधे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, अभी हमारा करीब आना ठीक नहीं। तेजस्वी एक बार फिर उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सीबीआई ऑफिसर मैडम इन सब की आदत है, मुझे इतना कमजोर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। लेकिन तेजस आशी अपनी बात पूरी कर दी कि तेजस ने एक बार फिर से अपने होंठ उसके होठों पर रखकर उसे इंटेंसिटी के साथ किस करने लगा। आशी अभी चुपचाप ही खड़ी थी। वो उससे दूर हो आप और कहा, अब हमारे बीच कोई चीज नहीं आ सकती, कोई भी चीज नहीं, ना कोई दुख ना ही कोई तकलीफ। इतना कहकर उसने आशिक को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। आशी ने अपने हाथ उसके गले के इर्द गिर्द लपेट लिए। तेजस उसे बेड के पास लाकर धीरे से उसे बेड पर लिटाता है, खुद भी उसके ऊपर झुका हुआ होता है। दोनों की आंखें अभी एक दूसरे में ही उलझी हुई थी। तेजस ने उसके कान के पास जाकर कहा, आज रात हमारे बीच की सारी दूसरे मिटा देंगे आशी, अब हमारे बीच कोई फासले नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण। इतना कहकर एक बार फिर वो उसके गले पर आकर उसे किस करने लगा। उसने अपने हाथ आशी के हाथों में उलझा लिया और अब वो धीरे धीरे उसके गले से थोड़ा नीचे होते हुए किस करने लगा। आशी इस वक्त पूरी तरीके से तेजस के प्यार में डूब चुकी थी। टीचर्स फिर से उसके चेहरे के पास आता है और उसके गालों पर किस करता है। वो उसकी आंखों में देखता है। आशी की आंखें इस वक्त शर्म की वजह से बंद थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खुलती है और तेजस को देखती है। वो थोड़ा सा ऊपर उठकर टीचर्स के माथे पर एक इंटेंस किस करती है। इस तेजस का भी दिल धड़क उठा। आशी वापस से लेट जाती है। तेजस एक बार फिर उसके होठों पर किस करने लगता है। इस वक्त दोनों में एक दूसरे को इंटेंसिटी के साथ किस कर रहे थे। तुम पूरी तरीके से एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे और एक दूसरे में बुरी तरीके से खो चुके थे। तेजस खुद को और आशी को ऊपर ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कुछ वक्त बाद 7 बजे काशवी की आंखें खुलती है। उसने देखा आदित्य उसके बगल में नहीं सो रहा है। ये देखो, हर बड़ा पर उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर सो रहे आदित्य पर जाती है। काशवी ने खुद से कहा, ये सोफे पर क्यों सो रहे हैं। वो उठकर आदित्य के पास जाती है और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसे जगाते हुए कहती है, आदित्य जी उठिए। उसकी जगाने से आदित्य आलस से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसे नींद आई थी। उसने जब काशवी का चेहरा अपने सामने देखा तो वो झट से उठकर बैठ गया और कहा, काशवी तुम जग गई। काशवी ने कहा, आदित्य जी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो आदित्य ने कहा, वो मुझे लगा कल के बाद तुम्हें थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। कल तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहता था तुम अनकंफर्टेबल फील करो, इसीलिए मैं यहाँ पर सोया। बट प्लीज कुछ गलत मतलब नहीं समझना। कल तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें बहुत गंदा फील हो रहा है, बस इसीलिए। उसकी बात सुनकर काशवी अपनी नजरें बस उस पर ही टिका लेती है। वो आदित्य के पास सोफे में बैठती है और अपना सर आदित्य के सीने पर रखकर उसे हग कर लेती है। इतनी फिक्र है आपको मेरी आदित्य जी, मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं तो आप सोफे पर सो गए। इतना प्यार करते हैं मुझसे कि मेरे लिए खुद को आपने मुझसे दूर कर लिया।
कोई बात नहीं काशवी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई आपको परेशानी में देखकर। हर बार मेरी वजह से आपको परेशानी झेलनी नहीं पड़ती है। हर बार ऋषभ और राका की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई और वजह हर बार मैं ही होती हूँ। कभी आपको मेरी वजह से गोली लग जाती है। पिछली बार भी उन्होंने मुझे जब किडनैप किया था तो आपको कितनी परेशानी हुई थी और इस बार भी आपको कितनी परेशानी हुई है सिर्फ मेरी वजह से। नहीं काशवी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है। वो लोग ही ऐसे हैं, हमेशा लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर की गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। तभी तो बोलो तुम्हें किडनैप करके ले गए और तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। नहीं आदित्य जी, आपने तो अपना वादा पूरा किया। आपकी वजह से ही ऋषभ मेरे ज्यादा करीब नहीं आ पाया, क्योंकि आपने अपना वादा निभाया है। उसके बाद भी तकलीफ आपको ही हो रही है। काशवी उसके सीने से उठती है, पूछो फिर से खड़ी हो जाती है और आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है चलिए। आदित्य उठकर बैठ जाता है, लेकिन कहाँ। काशवी का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और उसे बेड पर बिठा देती है। आप पूरी रात सोफे पर सोए थे, आप आराम से सो नहीं पाएंगे। अब आप बेड पर सो जाइए आराम से। लेकिन यकीन कुछ नहीं। काशवी दोबारा से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। उसने आदित्य को कंधों से पकड़कर धीरे से बेड पर लिटाया और वो भी दोबारा से उसके कंधे पर अपना सर रखकर और अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर लेट गई। उसने कहा आप मेरा सुकून है आदित्य जी, मेरा कोई बुरा ख्वाब नहीं। आपको मेरे लिए भी मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास ज्यादा सुरक्षित हूँ। आदित्य उसकी बात सुनकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर वो भी अब आराम से लेट जाता है। हल्की धूप कमरे में आ रही थी, जिस वजह से तेजस की नींद अब खुली लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसने अपना हाथ फैलाना चाहता कि उसे अपने हाथों पर एक भार महसूस होता है। उसने अपना सर घुमाकर बाईं तरफ देखा तो आशी अपना सर उसके कंधे में रखकर सो रही थी। उसका एक हाथ तेजस की चेस्ट पर था। तेजस अब ध्यान से आशी को ही देख रहा होता है, जो इस वक्त सुकून से सो रही थी। पता नहीं कितने दिन बाद ये इतने सुकून से सोई है, वरना कुछ दिनों से परेशान थी। क्या हालत बना ली थी इसमें अपनी। नींद से जगता है, जब वो जगह तो उसे समझ में आता है कि उसे जगने में बहुत देरी हो गई है। इसने घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे थे। ओह गॉड, मैं इतना कैसे सो गया। जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। वो जल्दी से बेड से उठता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। जब वो नहाकर वापस आता है और शीशे के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगता है, उसने शीशे में काशवी को कमरे के अंदर आते हुए देखा। वो उसकी तरफ पलट गया। काशवी उसके पास आती है और उसे कॉफी का मग देते हुए कहती है आपकी कॉफी। काशवी तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? कल ही तो तुम बेहोश हो गई थी, कितना डरी हुई थी तुम। तुम्हें बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं है ना, थोड़ा सा भी? तुम आराम नहीं कर सकती क्या? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? उसकी बातें सुनकर काशवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसने उससे हैरानी से कहा हद है, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मेरी बातों का जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुस्कुराए चली जा रही हो। क्या करूँ, आप काम ही ऐसे करते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। आदित्य जी, मैं ये सारे काम जरूरत के लिए नहीं करती हूँ, खुशी के लिए करती हूँ। मैं जानती हूँ इस घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। और आप भूल गए, एक दिन आपने मुझसे कहा था मुझे आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है और आपका काम सिर्फ मुझे ही करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। आदित्य को अपनी कही गई कुछ दिन पहले की बात याद आती है। हाँ काशवी, मैंने कहा था, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कहा था कि जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तब भी तुम मेरे लिए सब करो। तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है। कोई बात अलग नहीं है। अब चलिए कॉफी पी लीजिए अपनी। आदित्य ने फिर कहा पास भी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है 11:30 बज गए थे जब मेरी आंख खुली। अरे क्यों जगाती मैं आपको? आप इतने सुकून से सो रहे थे। आप भी तो कल कितना थक गए थे। आप हमेशा मुझसे बात कहते हैं कि मैं कितना काम करती हूँ, आराम नहीं करती हूँ। क्या आप आराम करते हैं? जब देखो तब काम ही करते रहते हैं। आप भी तो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ तो ख्याल तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। वैसे भी मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। पांचवी, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए अब खुद को दोष देना बंद करो, वरना सच कह रहा हूं मेरी तुमसे लड़ाई हो जाएगी। उसकी बात सुनकर काशवी फिर से मुस्कुराए। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर आदित्य ने कहा हद है, यह मैं तुमसे इतनी सीरियस फोन में बात कर रहा हूं और एक तुम हो ऐसे ही चली जा रही हूं। हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है तुम्हारी। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें हंसी आ रही है? आदित्य जी, आप मुझसे लड़ेंगे? मैं मानती हूँ कि आप लड़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मारधाड़ वाली यू की लड़ाई आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती। आपको याद है जब मैं पहली बार इस कमरे में आई थी गलती से,
और उस दिन आपको कितना गुस्सा आ गया था। उस दिन भी आपकी और मेरी लड़ाई हुई थी और जीता कौन सा मैं, आप इरिटेट हो गए थे मेरी बातों से, क्योंकि आप मुझसे जीत ही नहीं पाए थे आर्ग्यूमेंट में। आदित्य को याद आता है जब काशवी के कमरे में आई थी किस तरीके से वो काशवी की बातों से इरिटेट हो गया था। ठीक है, वो तो मैं तुमसे इसलिए बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता था। अश्विनी इस बार थोड़ा इतराते हुए कहा। अच्छा, ये सही है, पहले तो हार जाओ, फिर हारने के बाद कहो कि मैं लड़कियों से दूर रहता था। रियली भूल गए? उसी दिन आप ही मेरे करीब आए थे और मेरे साथ डांस किया था, मैं नहीं आई थी आपके करीब। तो प्लीज झूठ मत बोलिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप हार गए थे। एंड लेट मी क्लियर यू, आप मुझसे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि मुझसे बहस में ना कोई नहीं जीत ही सकता, आप भी नहीं। आदित्य ने मन में कहा, कौन जीतना चाहता है? मैं तो हर लड़ाई तुमसे हारना चाहता हूँ। मैं वो हर चीज तुम्हारे लिए हार सकता हूँ जो तुम्हें खुशी देती है, जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। ओ हेलो मिसेस काशवी प्रताप सिंह। आदित्य प्रताप सिंह कभी नहीं हारता, जाने दे, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। वो बस तुमको ज्यादा कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अपनी बात आगे कहते हुए रुक गया। काशवी ने पूछा, क्योंकि क्या? क्योंकि एक लड़की को हराना आदित्य प्रताप सिंह के शान के खिलाफ है। काशवी ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, आदित्य जी आप ना बहुत स्वीट हो, जब आपसे झूठ नहीं बोला जा रहा है तो क्यों बोल रहे हैं? बहाने बनाना भी नहीं आ रहा है आपको ढंग से। आदित्य मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराया। काशवी ने जब उसे कॉफी देने के लिए मग उठाया तो उसने कहा, ये लीजिए, कॉफी भी ठंडी हो गई। आदित्य ने उसके हाथ से कॉफी का मग लिया। काशवी ने कहा, क्या हुआ आदित्य जी? आदित्य ने उसके गालों पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सिर्फ इस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही हो ताकि मुझे तकलीफ ना हो, लेकिन शायद तुम भूल जाती हो तुम सब कैसा महसूस करती हो, ये तुमसे ज्यादा अच्छे से मुझे पता है। उसकी बात सुनकर काशवी ने अपनी नजरें झुका ली। जानता हूं तुम्हें वो सब भुलाने में वक्त लगेगा, लेकिन बुरी याद को मिटाने के लिए अच्छी यादें भी तो बनाना पड़ता है ना, और वो मुझे पता है कैसे करना है। इतना कहकर आदित्य ने उसका हाथ थामा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। आशी की जब नींद खुली तो उसके सामने तेजस का चेहरा था जो उसे ही एक तक देख रहा था। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तेजस आगे की तरफ बढ़ा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, यकीन करने की कोशिश कर रहा था, क्या सच में तुम मेरे इतने करीब हो? इतने दिन से जब मैं तुमसे दूर था तो बस तुम्हारा ही ख्याल आता था, तुम कैसी होगी, तुम ठीक होगी कि नहीं, तुम क्या कर रही होगी, और मन में डर सा भी था क्या कभी मैं तुमसे मिल पाऊंगा। लेकिन देखो आज तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी बाहों में यकीन करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। आशी ने उसके गले पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहा कि ये सच है मिस्टर कपूर, एक्सेप्ट कर लो अब इसे, और हाँ अब जब भी तुम सोकर उठोगे ना तो तुम्हें मेरा ही चेहरा देखना पड़ेगा। तेजस ने प्यार से उसके बालों में से लाते हुए कहा, मैं भी रोज सुबह उठकर बस यही एक चेहरा देखना चाहता हूँ। एक बार फिर से दोनों ने एक दूसरे को टाइटल हक कर लिया। आदित्य काशवी को बाहर लेकर आता है और उसे कार में बैठता है और खुद को ड्राइवर सीट में आकर बैठ जाता है। काशवी ने उससे पूछा, आदित्य जी हम कहीं जा रहे हैं? मैं हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर से लेकर आया, हमें गाड़ी में बैठाया और खुद कार ड्राइव कर रहा हूँ, इसका मतलब कि हम कहीं जा रहे हैं? ये कैसा सवाल है काशवी? वैसे तुम्हें पता क्या है? आदित्य ने पूछा। काशवी ने याद करते हुए कहा, नहीं आदित्य जी मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है, आज क्या है? आदित्य ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी काशवी। उसकी बात सुनकर काशवी फिर से उसे देखने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आदित्य उससे क्या कहना चाह रहा है। कौन सी बात आदित्य जी, किस बात की उम्मीद नहीं थी आपको मुझसे? शांति से बैठी रहो, थोड़ी देर बाद तो खुद ही पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर काशवी अब शांति से बैठ जाती है, लेकिन को बार बार आदित्य की तरफ देख रही थी और अपने दिमाग में जोर डालने की कोशिश कर रही थी कि आज क्या है। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। आदित्य गाड़ी से उतरता है और काशवी की तरफ का गाड़ी का दरवाजा खोलता है। काशवी गाड़ी से उतरती है और अपने चारों तरफ देखती है, जहां पर सिर्फ हरिया की हरियाली नजर आ रही थी वहां पर सिर्फ आदित्य का ही फार्म हाउस था और कुछ नहीं। काशवी ने पूछा, आदित्य जी हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आदित्य ने कहा, अंदर तो चलो सब पता चल जाएगा। आदित्य ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाता है। दोनों अंदर सोचते हैं। काशवी ने देखा वहां पर दो लड़कियां ब्लैक फॉर्मल में खड़ी हैं और तीन लड़के भी। काशवी सवालिया नजरों से उन्हें देखती है। आदित्य ने उनसे पूछा, सब कुछ हो गया है ना? एक लड़का आ गया या उसने कहा, यस सर, आपने हमें जैसा जैसा करने को कहा था हमने सब वैसा ही किया है। थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और सारा काम इतनी शॉर्ट नोटिस में किया। यू वेलकम, सब लड़के ने कहा।
वो जो लड़कियां खड़ी थी उन्होंने काशवी से कहा, आप हमारे साथ आइए मैम। उसकी बात सुनकर काशवी फिर से आदित्य को देखती है क्योंकि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। आदित्य ने जब देखा काशवी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही है तो उसने जोर देते हुए कहा, जाओ इनके साथ। आदित्य की बात सुनकर काशवी लड़कियों की तरफ देखती है और फिर उनके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है। कमरे का दरवाजा खुलता है, दोनों लड़कियां कमरे से बाहर आते हैं। सर हमने अपना काम कर दिया है, आदित्य ने हाँ में अपना सर हिलाया। वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई। आदित्य अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाता है। वो अंदर पहुंचा तो सामने काशवी को देखकर वो उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। काशवी जो इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी, बिल्कुल शांत सी। आदित्य उसके पास पहुंचता है। वो पीछे से काशवी को हक कर लेता है। काशवी जो आईने में एक नजर आदित्य को देखती है और फिर अपनी नजरें झुका लेती है। आदित्य काशवी को आईने में ऊपर से नीचे तक देखता है। इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट पिंक कलर का लहंगा, सर पर माथा पट्टी, कानों में झुमके, लाख में बड़ी सी नथ, हाथों में गोल्ड के कंगन थे, माथे में बिंदी और चेहरे पर मेकअप जैसे किसी दुल्हन का किया जाता है। वो मेकअप काशवी के चेहरे पर बहुत जच रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके चेहरे में हया उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। काशवी अपनी नजरें उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव देख सकता था। काशवी ने कहा, आदित्य जी सब क्या है, ये क्यों है? आदित्य ने अपने हाथों की पकड़ है उसके पेट पर और कसते हुए और उसके कान के पास जाकर बहुत इंटेंस तरीके से कहा, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी जान। उसकी बात सुनकर काशवी बहुत हैरान हो जाती है। उसे अभी ही याद आता है कि आज से उसकी शादी के 6 महीने पूरे हो गए हैं। काशवी अंशु भारी निगाहों से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने जब उसे ऐसे देखा तो कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें विश किया हमारी एनिवर्सरी के लिए, लेकिन तुम हो कि मुझे विश करने की बजाय मुझे देख रही हो। तुम अभी विश करो मुझे भी। आदित्य जी। काशवी ने अटकते हुए उसका नाम पुकारा। आदित्य ने कहा, मैं जानता हूँ ये सब देख तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन अभी और भी कुछ है जो तुम्हारा देखना बाकी है, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है। उसकी बात सुन काशवी एक बार फिर से आदित्य को की देखने लगती है। आदित्य ने अपना हाथ उसके पेट से हटाया और एक बार फिर से उसका हाथ थामा। चलो मेरे साथ। आदित्य उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। काशवी भी धीरे धीरे उसके साथ चल रही थी। आशी इस वक्त अपने कमरे में बैठी होती है। वो पुष्पेंद्र जी को फोन करती है। पुष्पेंद्र जी ने उसका कॉल रिसीव किया। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? उन्होंने पूछा। मैं अच्छी हूँ डैड। डैड आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ डैड। मैंने इसलिए फोन किया था, मैं जानना चाहती हूँ क्या भाई अभी भी मुझसे गुस्सा है? उनका मूड कैसा है? बेटा आदित्य तुमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता, तुम जानती हो ना? हाँ डैड जानती हूँ, लेकिन इस बात कुछ और है। तो फिर तो उसका गुस्सा होना जायज भी है। हमने तुम्हें उस दिन मना किया था कि तुम आदित्य से कोई सवाल ना करो, बाद में इसके लिए पछता होगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी और देखो आज तुम पछता रही हो। गुस्सा तो हम भी उससे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि उसने तेजस को मारा एक गलत वक्त पर। लेकिन हम ये भी जानते थे कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा जिससे उसके अपनों को तकलीफ हो। इसीलिए हमने उस दिन तुम्हें मना किया, लेकिन अपनी गुस्से और अपने दुख के आगे तुमने हमारी बात नहीं सुनी। गलती तुम्हारी भी नहीं थी, लेकिन हम जानते हैं कि आदित्य भी कभी गलत नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर आशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, डैड मुझे भाई से मिलना है, उनसे मिलकर माफी मांगनी है। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं उनसे मिलूंगी तो उन्हें फेस कैसे करूंगी, कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी। आशी गलती तुमने की है तो ये सब फेस भी तुम्हें ही करना होगा। डैड मैं घर आना चाहती हूँ, भाई से मिलना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत उतावली हो, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। वो काशवी के साथ नहीं गया है। ठीक है डैड, जब भाई वापस आ जाएंगे ना तब मैं आऊंगी। ठीक है बेटा, अब हम फोन रखते हैं अपना, और तेजस का ख्याल रखना। डैड अभी अपना ख्याल रखना, एंड आई लव यू। लव यू टू मेरा बच्चा। अपनी बात खत्म करने के बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। आदित्य उसे गार्डन में लेकर आता है। ये गार्डन घर के अंदर से होते हुए आता था। काशवी ने जब इस गार्डन को देखा तो वो तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूरे गार्डन को देख रही थी। गार्डन में लाइट लगी हुई थी, वहां पर काफी अच्छी सजावट हुई थी और सेंटर पर मंडप था। काशवी बस ये सब देखे जा रही थी। वो फिर से आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य को उसकी आंखों में सवाल नजर आ रहे थे।
आदित्य उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ को थामते हुए कहता है, ये सब देखकर तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। काशवी, मैं जानता हूँ हर लड़की के बहुत अरमान होते हैं अपनी शादी को लेकर, ना जाने वो कितने सपने देखती है कि वो अपनी शादी में ऐसा करेगी वैसा करेगी। लड़कियां तो अपनी शादी को लेकर बहुत ही चूजी होती है। मैं जानता हूं ऐसे तुम्हारे भी बहुत अरमान थे, लेकिन जो मेरी वजह से तुम्हारे को अरमान पूरे नहीं हो पाए। हमारी शादी के वक्त मेरे अंदर सिर्फ तुम्हें पाने को जुनून था, तुम्हें पाने के आगे कुछ और देख ही नहीं पाया। पता है बहुत तकलीफ पहुंचाई थी उस वक्त मैंने तुम्हें, बहुत गलत थी मैंने तुम्हारे साथ। काशवी अभी भी चुपचाप खड़ी होकर आदित्य को देख रही थी। काशवी, मैंने तुम्हारे साथ जितना गलत किया है उस गलत को सुधारना चाहता हूँ। जानता हूँ हमारी शादी बाकी लोगों की शादियों की तरफ नॉर्मल नहीं थी। तुम उस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं थी, यहाँ तक कि तो तुम मुझसे शादी तक नहीं करना चाहती थी। मेरी वजह से तुम्हारे सारे सपने बिखर गए। अब मैं तुम्हारे वही सपने सच करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी का ख्याल जब भी तुम्हारे दिमाग में आए, तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान हो, ना कि इस बात का दुख कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी या तुम्हारी शादी वैसे नहीं हो पाए जैसा तुमने सोचा था। इसीलिए काशवी, मैं चाहता हूं कि जब भी तुम हमारी शादी के बारे में सोचो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बाकी लोग लड़कियों की तरह तुम भी हमारी शादी के मोमेंट्स को याद करके खुश हो। इसीलिए काशवी, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं, और तुमसे दोबारा शादी करने के लिए आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता था। आज हमारी शादी की 6 मंथ एनिवर्सरी भी है, मुझे लगा इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता। काशवी अभी भी आदित्य को देख रही थी। उसकी बातें सुनकर काशवी की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो कहा, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हमारी के बारे में सोचकर तुम्हें फिर से तकलीफ हुई क्या? वो काशवी की आंखों में आंसू देखकर बहुत घबरा गया। काशवी के चेहरे पर एक घबराहट देख सकती थी। अगले की पर वो झट से आदित्य के सीने से जो लगी। आदित्य को इस पल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने काशवी के पीठ पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी काशवी, अगर मेरे ये सब करने से तुम्हें दुख हुआ है, मेरे इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया या तुम्हें ये सब देखकर हमारी शादी की वो दर्दनाक पल तुम्हें याद आ गए तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगेन। काशवी उससे दूर होती है और अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी ओर दिखती है। आदित्य भी उसे देख रहा होता है। आदित्य जी, हमारी शादी के पल मेरे लिए कोई दर्दनाक नहीं है। हमारी शादी का पल मुझे कभी भी तकलीफ नहीं देता या वो मेरी की बुरी याद नहीं है। काशवी ने अपने दोनों हाथ आदित्य के गालों पर रखकर कहा, आदित्य जी, इतना सोचते हैं आप मेरे बारे में, हर वक्त मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं। आदित्य जी, हमारी शादी मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। भले ही वो मेरे लिए उस वक्त खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि इस शादी ने मुझे आपसे जुड़ा था, आपकी पत्नी होने का दर्जा दिया था। मुझे आपसे या आपके इस तरीके की शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी कल की बात थी। और अब क्यों बार बार उस सारी बातें सोचकर खुद को तकलीफ देते हैं? मत सोचिए सब कुछ भी, क्योंकि आपसे शादी करने के बाद ही तो मुझे पता चला कि मैं कितनी लकी हूं जो कोई मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कितना कुछ नहीं किया है आज तक आपने मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए, और आज एक बार फिर से आपने ये साबित कर दिया कि आपको मेरी कितनी परवाह है, मेरी खुशियों की कितनी परवाह है, कि आपने ये सब किया मेरे लिए। काशवी ने आदित्य की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू आदित्य जी, आई रियली लव यू, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। और आज मेरी जिंदगी का सिर्फ यही सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। आदित्य ने पूछा, सच बताना, क्या तुमने कभी भी मिस नहीं किया कि तुम्हारी शादी भी धूमधाम से हो, तुम्हारी शादी के वक्त भी तुम बहुत खुश हो, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी कुछ शर्म हो, हर एक रस्म हो, हमारी शादी के जो भी वचन हो वो दिल से हम एक दूसरे को दें, हर एक रस्म हमें और करीब लेकर आए। ऐसा नहीं चाहती तुम नहीं मिस किया कभी तुमने ये सब? सच बताना, बहुत मिस किया ना तुमने भी ये सब? उसकी बात सुनकर काशवी अपना चेहरा झुका लेती है। तुम्हारी झुकी नजर और तुम्हारी चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं काशवी? आदित्य ने अपनी उंगली उसके चिन्ह पर रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ ऊपर करते हुए पूछा, मैं जानता हूं तुमने सब बहुत मिस किया है, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है काशवी, किया है ना तुमने ये सब मिस? काशवी ने इस बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। आदित्य ने एक बार फिर से उसका हाथ थामा और उसी मंडप की तरफ ले जाता है, उसे मंडप पर लाकर खड़ा करता है। काशवी ने कहा, लेकिन आदित्य जी, यहाँ पर पंडित जी तो है ही नहीं, शादी होगी कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये थोड़ी स्पेशल वाली शादी है, इसमें सिर्फ हम दोनों होंगे और हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं। ये मोमेंट सिर्फ तुम्हारा और मेरा है और हमारे बीच का।
आदित्य अपने फोन पर शादी के मंत्र प्ले करता है। उसने शादी की सारी विधियां बताई जा रही थी। आदित्य ने झुककर एक वरमाला काशवी को पकड़ाई और फिर एक वरमाला खुद उठा ली। दोनों की नजरें अभी एक दूसरे पर ही टिकी थी। आदित्य अपना सर काशवी के आगे झुका लेता है, लेकिन नजरें अभी भी काशवी पर ही थी। ये देखकर काशवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो आदित्य के गले में वरमाला पहनाती है। उसके बाद आदित्य भी काशवी को वरमाला पहनाता है। दोनों शादी की सारी विधियां कर रहे होते हैं। आदित्य अपना और काशवी का गठबंधन खुद ही करता है। दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आदित्य ने अब अपने फोन को पॉज पर कर दिया। उसके इस तरह करने से काशवी एक बार फिर हैरानी से उसको देखती है। मैं तुम्हें बाकी सब की तरह वचन नहीं दूंगा, हमारी ये शादी स्पेशल है जिसके वचन भी स्पेशल होंगे। आदित्य काशवी का हाथ थामता है और फेरे लेने लगता है। उसने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं काशवी, हमेशा तुम्हें इज्जत मान और सम्मान दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दूंगा, हमेशा तुम्हें पर्सनल स्पेस दूंगा। मैं तुम्हें दूसरा वचन देता हूं, मैं हमेशा तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी। काशवी अभी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो अपनी नजर एक पल भी आदित्य से नहीं हटा पा रही थी। मैं तुम्हें तीसरा वचन देता हूं काशवी, अपनी खुशियों से पहले हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा, तुम तक आने वाली हर मुसीबत को पहले मुझ तक होकर गुजारना होगा। काशवी बस मुस्कुराकर उसे देखती है। मेरा चौथा वचन, तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। एक बार फिर काशवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आदित्य फिर आगे बढ़ता है। काशवी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। आदित्य उसकी तरफ घूमता है। काशवी ने उससे कहा, अब मेरी बारी है। अब काशवी आदित्य के आगे चल रही थी। मैं आपको वचन देती हूँ आदित्य जी कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हमेशा आपको खुश रखने की पूरी कोशिश मैं करूंगी, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपसे अच्छा ख्याल तो नहीं रख सकती। मैं वचन देती हूँ कि हालात कैसे भी हों, जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी, कभी भी आपको किसी भी राह पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा आखिरी वचन, मैं हमेशा हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करूंगी, कभी भी हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आने दूंगी। आदित्य इस वक्त बहुत प्यार से काशवी को देख रहा होता है। आदित्य अपने जेब से मंगलसूत्र निकालता है और काशवी के गले में पहनाता है। उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई और काशवी की मांग भर दी। काशवी के दिल में भी इस वक्त एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। आदित्य ने आगे बढ़कर काशवी को अपने सीने से लगा लिया। काशवी भी आंख बंद करके उसके सीने से लगी रही। आदित्य ने काशवी कहाँ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। रेहान बहुत देर से किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से फोन रिसीव नहीं हो रहा था। तुम्हें फोन तो मेरा उठाना ही पड़ेगा, इतना कहकर उसने एक बार फिर से फोन किया। इस बार फोन रिसीव हुआ। उसने कहा, इतनी देर से फोन मिला रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रही थी। उसने यह बात थोड़ी गुस्से में कही। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुनने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करना है। आइंदा से मुझे कॉल मत करना। इतना कहने के बाद फोन कट गया। आदित्य काशवी का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। वहां पर दो लड़के खड़े थे जिनके हाथों में कैमरा था। काशवी ये देखकर फिर से आदित्य से पूछती है, आदित्य जी अब आपको क्या करना है, अभी कुछ रह गया है क्या? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज रह गई थी। हमारी शादी तो हुई थी और तुम भूल रही हो, हमारी शादी की एक भी पिक्चर नहीं है। फ्यूचर में हम हमारे बच्चों को क्या दिखाएंगे कि हमारी शादी की एक भी मेमोरी नहीं है। इवन हमारे रूम में भी हमारी शादी की कोई पिक्चर्स नहीं है। इसीलिए मैंने इन दोनों को बुलाया है हमारे वेडिंग फोटोशूट के लिए। काशवी एक बार फिर से आदित्य को प्यार भरी नजरों से देखती है। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लाता है। वो दोनों फोटोग्राफर इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करना शुरू करते हैं। उन दोनों ने कई डिफरेंट प्रोजेक्ट में फोटो क्लिक करवाए। करीब 1 घंटे तक उनका फोटोशूट चला। फोटोशूट खत्म होने के बाद आदित्य ने फोटोग्राफर से कहा, हमारी ये पिक्चर्स हमें 2 दिन में चाहिए, मुझे जरा सी भी देरी नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दिया जाएगा। फोटोग्राफर ने कहा, ओके सर, मैं 2 दिन में ही आपके घर में ये पिक्चर सेंड करवा दूंगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तुम बहुत थक गई होगी, चलो चलकर आराम कर लो। आदित्य काशवी को कमरे की तरफ ले जाता है। वो दोनों जब कमरे में आते हैं तो काशी कमरे को देखते ही रह जाती है। वो कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक वॉल पर सिर्फ काशवी की तस्वीरें लगी हुई थी। पूरे कमरे में कैंडल जल रही थी और ऑर्किड के फूलों से पूरे कमरे को सजाया गया था।
हर एक चीज कमरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। काशवी बस अपनी नजरें घुमाकर कमरे को ही देख रही थी। आदित्य कमरे का दरवाजा बंद करता है। वो काशवी के पास आता है। काशवी, तुम चेंज कर लो, तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। काशवी ने कहा, आदित्य जी ये सब ज्यादा मत सोचो, मैं हमारी इस दिन की प्लानिंग बहुत दिन से कर रहा था। ये सब पहले की प्लानिंग है, तुम जाकर चेंज कर लो, उसके बाद मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य बेड की तरफ बढ़ गया। बॉस, काम हो गया है। एक आदमी रिहान के पास आकर कहता है। रिहान ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया। जाओ दूसरे काम करो, रिहान उस आदमी से कहा। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। रिहान ने कहा, चलो काम वैसा ही हुआ जैसा भाई ने कहा था। पुलिस भी अब हमारे माल को ढूंढ नहीं पाएगी, मुझे भी यहां से जाना चाहिए। रिहान आकर अपनी गाड़ी में बैठता है। उसके दिमाग में फिर कुछ आया। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन उधर से फोन नहीं उठता। उसने 2-3 बारी नंबर डायल किया सेम नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। ये देखकर रिहान को बहुत गुस्सा आ जाती है। उसने गुस्से में कहा, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे उससे बात करनी है और मैं बात करके रहूंगा, फिर चाहे ये मेरा फोन उठाएं या ना उठाएं। रिहान इस बार गुस्से में आकर बार बार उसी नंबर डायल कर रहा था। ऐसा उसने 10 बार किया। जब उसने 11वीं बार फोन किया तो दूसरी तरफ से फोन उठ गया। फोन उठते ही रिहान ने अपनी बात कहना शुरू किया, कहाँ थी तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, एक नहीं ना जाने मैंने तुम्हें कितनी कॉलिंग की है, लेकिन तुम हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो, इग्नोर कर रही हो तुम मुझे। दूसरी तरफ से रिहान, प्लीज मुझे कॉल मत करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना प्लीज, इसीलिए मैं तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही थी, लेकिन तुम मानते ही नहीं। जब तक कि तुम्हारा फोन नहीं उठा लो, फोन पर कॉल किए चले जा रहे हो। घर पर माँ है, पापा है, तुम्हारे इतने कॉल करने से वो मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? रिहान ने कहा, ये मेरा सर दर्द नहीं है, तुम जानो, क्योंकि तुम ही मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो ये तुम्हारी गलती हुई, ना कि मेरी। रिहान, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, तो क्यों क्यों तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्यों मेरे लिए और मुश्किलें बढ़ा रहे हो? देखो रिहान, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें मुझे और परेशान कर रही हैं। प्लीज मत करो ऐसा, मत बढ़ाओ मेरे लिए और मुसीबतें। मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं पड़ा रहा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था और तुमसे शांति से ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें शांति की भाषा समझ में कहाँ आती है? मैं तुमसे नरमी से क्या पेश आ रहा है? तुम तो मुझे हल्के में ले रही हो। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। रिहान प्रताप सिंह हूँ मैं। अगर मैंने ठान लिया ना कि मुझे तुमसे बात करनी है या तुमसे मिलना है, तो तुम्हारे घर से भी तुम्हें उठवा लूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे धमकियां मत दो रिहान, तुम्हें जो करना है कर लो रिहान, लेकिन मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहना उतना ही अच्छा है मेरे लिए भी, और तुम्हारे लिए भी। तो बेहतर होगा कि अब तुम मुझे कॉल ना करो, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज रिहान अब मुझे कॉल मत करना। इतना कहने के बाद फोन कट गया। रिहान ने गुस्से में फोन रखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे तो नहीं, इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अपनी बात कहते वक्त रिहान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आदित्य अपनी घड़ी निकालकर साइड टेबल पर रखने लगता है। काशवी उसे देखकर मन में कहती है, मैं जानती हूँ आपने ये सब हमारे लिए किया है, लेकिन अब आप मेरे करीब नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि आप मुझे कंफर्टेबल फील बनाना चाहते हैं। अपने कितने प्यार से ये सब किया, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए उससे दूरी बना रहे हैं। आदित्य अपने कपड़े लेने के लिए कबर्ड की तरफ जाता है। तभी काशवी उसके सामने आ जाती है। काशवी का अचानक से अपने आगे आता देख आदित्य ने उससे कहा, क्या हुआ काशवी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? काशवी ने अपने हाथ उसके गर्दन और उसके गालों के बीच रखते हुए कहा, आपने ये सब हमारे स्पेशल मोमेंट के लिए किया था ना, और अब आप इसीलिए मुझसे दूर जाना चाहते हैं ना, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मुझसे दूरी बनाना है, सही है। आप मेरे लिए मुझसे दूर रहना चाहते हैं ना आदित्य जी? आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं काशवी, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्पेशल मोमेंट्स आएंगे, और जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हर एक मोमेंट स्पेशल है। मैं भी तुम्हें वक्त देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अभी अभी जो होकर गुजरा है वो किसी भी लड़की के लिए कितना डरावना है मैं जानता हूं, इसीलिए अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इसलिए गया था कि हम दोनों अपनी नई मेमोरीज बना सके, तुम वो सब भूल सको। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया, और देखो मेरी मेहनत रंग भी लाई, तुम खुश भी हो गई। आदित्य जी कैसे कैसे इतने अच्छे हैं आप, कितना कुछ सोचते हैं मेरे बारे में, कितना कुछ करते हैं मेरे लिए, और एक मैं हूं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए।
तुम मेरे साथ हो काशवी, मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। किसने कहा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया? तुमने तो मेरे लिए बुक किया है, जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। सबने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तेजस को मारा, सबने मुझ पर गुस्सा किया, ना जाने क्यों क्यों नहीं कहा। लेकिन एक तुम थी जिसे मुझ पर भरोसा था। पता है काशवी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अपना सब कुछ खो दूंगा, अपना परिवार, अपनी बहन, अपनी खुशियां, यहाँ तक कि तुम्हें भी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक कातिल के साथ नहीं रहना चाहोगी जिसने अपनी ही बहन के पति का कत्ल किया। लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। एक पल के लिए भी तुम्हारा भरोसा मुझ पर से डगमगा या नहीं? मैं उस वक्त बहुत तकलीफ में था, लेकिन तुम्हारे उस भरोसे की वजह से मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिला था। मेरी तकलीफ में तुम्हारे शब्दों में मरहम का काम किया था। कैसे भरोसा ना करती आदित्य जी आप पर? मेरे पास एक भी ऐसी वजह नहीं है जिसके लिए मैं आप पर भरोसा ना करूं, और जब मैं ये जानती हूं कि आपके लिए आपका परिवार का मायने रखता है, फिर तो शक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूं आप कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आपको सबकी खुशियों का ख्याल है, सबकी कितनी परवाह करते हैं आप, और आज आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरी खुशी के लिए। तभी तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूं। काशवी आगे बढ़कर आदित्य के माथे को चूमती है, जिससे आदित्य की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। काशवी उससे दूर होती है। आदित्य अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखता है। काशवी ने कहा, आदित्य जी आपका करीब आना मुझे कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। आपका करीब आना तो मुझे सुकून देता है, मुझे खुशी देता है। मैं जब भी उस ऋषभ का एहसास महसूस कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप से बहुत घिन महसूस होती है। लेकिन जल्दी आपके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल प्यार के एहसासों से रंग जाता है। काशवी ने आगे बढ़कर हल्के से आदित्य के होठों को चूमा। आदित्य ने काशवी की कमर पर अपने हाथ रखा और उसे अपने और करीब किया। मैं जानता हूं कि उस ऋषभ के करीब आने से तुम्हें कितना सहम गई हूं। अभी भी कहीं ना कहीं उसके छूने का एहसास होता है जिसे तुम डर जाती हो। आज मैं अपने प्यार से उस ऋषभ तक गंदा ख्याल और उस ऋषभ का एहसास तुम्हारे अंदर से मिटा दूंगा। आदित्य ने काशवी की नोज रिंग धीरे से हटाई और आगे बढ़कर उससे किस करने लगा। काशवी के नाथ काशवी के कंधों पर टिके थे। आदित्य उससे अलग होता है, काशवी अभी भी उसे ही देख रही थी। उसने काशवी को अपनी गोद में उठाया। काशवी अपने दोनों हाथ आदित्य के गले में लपेट लेती है। आदित्य जाकर काशवी को बेड पर बैठता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। उसने काशवी का एक हाथ अपने हाथों में थामा और उसके हाथों पर किस किया। काशवी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थी। आदित्य धीरे से उसे बेड पर लिटा देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। वो छुपकर काशवी के गले पर किस करने लगता है। काशवी के हाथ इस वक्त आदित्य की पीठ पर थे। वो धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी को भी उससे अलग करता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। रेहान इस वक्त सोफे पर बैठा कुछ समझ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ रहे थे। अपनी बातों को सोचते हुए उसने कहा, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? मैं कोई चीज समान नहीं हूं कि जब चाहा अपने करीब कर लिया और जब चाहा खुद से दूर कर दिया। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम देखती जब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। इतनी आसानी से तो तुम मुझसे नहीं बच सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।